चलिए, तो कल कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया था आप लोगों ने, हो रहे थे क्वेश्चंस। आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे बॉन्ड फिजन, बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड फिजन ये दो तरीके का होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। जैसे हम मान लें कार्बन इज अटैच्ड विथ क्लोरीन। अब यहां पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के पास होगा। यहां पर अगर हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस विल गो इंटायरली विथ क्लोरीन, और इसके कारण कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू वन एलिमेंट। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनेगा क्या? आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है? व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहीं पे सपोज हम कार्बन को अटैच कर दें किसी मेटल के साथ, इसे सोडियम के साथ अटैच कर दी, तो अब यहां पर कार्बन और सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। यहां पर अगर बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के साथ जाएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, दिस इज नोन एज कार्बन एनायंस। तो हेट्रोलिटिक फिजन में दो बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, यहां पर कंप्लीट ट्रांसफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, और दूसरी बात यहां पर आयंस बनते हैं, कार्बोकैटायंस एंड कार्बन एनायंस। क्लियर? इथेन लिख दें आप। अब यहां पर सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब यहां पर अगर हम बॉन्ड को तोड़ेंगे देन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एलिमेंट्स। दोनों एलिमेंट के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्या बन गया ये? फ्री रेडिकल। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनेगा कार्बोकैटायंस कार्बन एनायंस, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनेगा रेडिकल। होमोलिटिक में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एलिमेंट्स। अब ये कार्बोकैटायंस कार्बन एनायंस फ्री रेडिकल्स ये सब क्या है? दे आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। व्हाट आर इंटरमीडिएट्स? इंटरमीडिएट बोलते ही क्यों है उनको? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन रिएक्शन सिस्टम फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल।
और दे आर हाईली रिएक्टिव, इसीलिए हम इनको बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट दोनों में अंतर क्या होता है? बोथ आर हाईली अनस्टेबल। हाँ, डिफरेंस क्या है? इंटरमीडिएट्स कैन बी आइसोलेटेड, और इंटरमीडिएट्स को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट्स आर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। चलिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इसमें सबसे पहला हम बात कर लेंगे अबाउट कार्बोकैटायंस। जैसे हम ले लिए कार्बोकैटायंस, दे आर क्रिएटेड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब यहां पर जो ये +1 चार्ज है, ये चार्ज कैसे है? नहीं, जो भी चार्ज हम लिखते हैं वो कौन सा चार्ज लिखते हैं यहां पर? दे आर फॉर्मल चार्जेस। और फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या आएगा वो तो निकाल ही रहे हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम चेक कर ले यहां पर +1 चार्ज कैसे आया। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14th ग्रुप का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहां पे? है ही नहीं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हर कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये हो गया 6, और फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +1। तो जो भी हम चार्ज लिखते हैं वो क्या होता है? फॉर्मल चार्ज। क्लियर? अब देखिए, सो कार्बोकैटायंस दे आर क्रिएटेड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और दिस विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा या लेविस बेस की तरह? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और लेविस एसिड्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। कार्बोकैटायंस में कार्बोकैटायन के हाईली रिएक्टिव होने का कारण क्या है? कार्बन पर यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सपोज हम इसके साथ अटैच कर दें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ग्रुप्स हैविंग प्लस इफेक्ट्स, प्लस आई और प्लस आर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबिलाइज और डिस्टेबिलाइज कार्बोकेटायंस। एक बार इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गया और चार्ज कम हो गया। चार्ज के कम होने को हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, और जब भी डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होता है सिस्टम इज बीइंग स्टेबिलाइज्ड। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबिलाइज कार्बोकेटायंस। चलिए आप बताइए बच्चे, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स हैविंग प्लस आर इफेक्ट। कल आप ही से पूछा था ना, इसीलिए पूछ रहा हूं, फिर भूल गए। किसको याद है? हाथ उठाइए तो एक बार जल्दी से बोलिए। सब तो आपके 12th वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं ज़्यादातर, हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स। 4 तो यही हो जाता है, हैलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमीन्स, और एक एल्काइल ग्रुप। यही 5 बोला था याद रखने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कार्बोकेटायंस के साथ अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मीनिंग ग्रुप्स हैविंग माइनस इफेक्ट्स। अब एक तो ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इससे इलेक्ट्रॉन खिंच गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, और चार्ज बढ़ गया मतलब और डिस्टेबिलाइज हो गया। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल डिस्टेबिलाइज कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी और एक कैसे देखते हैं हम? कल हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर इज स्टेबिलिटी। ये हम लिख दिए यहां पर टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। लास्ट वाले दोनों हो गए प्राइमरी कार्बोकेटायंस। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और मोर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो सबसे स्टेबल होगा टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। यही आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऐसे सपोज हम इस तरीके से लिख दिए, बेंजाइल, ये तो तीनों में कॉमन है। यहां पर पैरा पोजीशन पे लग गया ईथर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस और इंडक्टिव में रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है, जो डोमिनेटिंग होगा उसी को देखेंगे। ईथर का रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। NO2 का रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब एक बार इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो इसका मतलब कार्बोकेटायन डिस्टेबलाइज हो गया, तो थर्ड विल बी लेस स्टेबल देन सेकेंड। एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाएगा, सो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड।
यही आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई बात समझ में? एक हम लिख दें यहां पर HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, और एक हम लिख दिए CH3 CH2 प्लस। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? जितना ज्यादा बॉन्ड होता है, मोर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिव चार्ज किस पर स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज्यादा बॉन्ड्स होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज विल बी हाईली अनस्टेबल ऑन मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन्स। सबसे अनस्टेबल किस पे होगा? ट्रिपल बॉन्ड पे। सबसे स्टेबल किस पे होगा? सिंगल बॉन्ड पे। चलिए एक चीज और इसमें देख लेंगे, मगर उसके पहले हमें देखना पड़ेगा एरोमेटिसिटी। साइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा। एलिसाइक्लिक को हम नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। अब कोई सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, ये कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन the compound should be planar. The cyclic compound should be planar. And all the atoms in the cycle, should be unsaturated. That is sp2 hybridized. ठीक है, तो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और कोई सा भी कार्बन एटम सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब sp3 नहीं होना चाहिए। अब एक बार कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब तो हम आगे रूल्स की बात ही नहीं करेंगे। रूल्स की बात सिर्फ कब करेंगे? वंस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसी केस में एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक होगा और एलिसाइक्लिक होगा। अब एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन वी हैव टू अप्लाई रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। अब रूल्स में सबसे पहला हम देख लेंगे एरोमेटिसिटी के लिए। हकेल्स रूल। हकेल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। The cyclic compound should have 4n plus 2 pi electrons. The cyclic compound should have 4n plus 2 pi electrons in the cyclic ring.
हेयर एन इज इंटीजर और एन का वैल्यू हम ले सकते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन। जैसे एन का वैल्यू अगर 0 ले लें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2, 1 ले लिए 6, 2 ले लिए 10, 3 ले लिए 14। तो ये सब नंबर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है साइक्लिक रिंग में, देन हकेल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी इज सेटिस्फाइड। एंटी एरोमेटिसिटी, इसके लिए हकेल्स रूल, the cyclic compound should have 4n pi electrons the cyclic compound should have 4n pi electrons in the cyclic ring। यहां पर n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो मतलब एरोमेटिसिटी में आ ही नहीं सकता। और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल्स में आएंगे, 4, 8, 12 सो। ठीक है, यहां तक। सबसे कॉमन एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन, तो बेंजीन एग्जाम्पल ले लें। यहां पे बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 6। सो अप्लाइंग हकेल्स रूल वी कैन राइट 4n + 2 = 6। हकेल्स रूल के हिसाब से एरोमेटिसिटी के लिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहां पर n का वैल्यू कितना आ गया? 1। n का इंटीग्रल वैल्यू आ गया, मतलब हकेल्स रूल इज सेटिस्फाइड। सो बेंजीन विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही हम लिख दें यहां पर ये हो गया नैप्थलीन। यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 5 पाई बॉन्ड्स हैं, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 10। सो 4n + 2 = 10 और 4n = 8 और n = 2। फिर से n का इंटीग्रल वैल्यू आ गया। So naphthalene will also be aromatic। क्या नाम इसका? एंथ्रासिन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 14। सो 4n + 2 = 14 और 4n = 12 और n = 3। तो एक बार इंटीग्रल वैल्यू आ जाए n का, इसका मतलब हकेल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी इज सेटिस्फाइड। सो बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये लिख दें साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन। लगाइए हकेल। सबसे पहले कंडीशन देखिए, सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है।
क्या है, एलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एलाइलिक पोजीशन पर कोई भी चार्ज आ जाए या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो रेजोनेंस होता है। और एक बार रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि रेजोनेंस का भी कंडीशन वही होता है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर एंड नन ऑफ द एटम शुड बी सैचुरेटेड। और वैसे भी अगर आप देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। बस हकेल्स रूल अप्लाई कीजिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n + 2 = 2 और n = 0। फिर से n का इंटीग्रल वैल्यू आ गया। सो हकेल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी इज सेटिस्फाइड। सो साइक्लोप्रोपीन कार्बोकेटायन, दिस विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। एक हम यहां पर इस तरीके से लिख लें, ये लिख दिए, देखिए इधर, ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? देखिए कितनी साइड्स हैं, बोलिए अनन्या, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं होगा, होना तो चाहिए। ये कार्बन कौन सा दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्डेड कार्बन। और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और sp3 मतलब ज्योमेट्री क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो गया? नॉन प्लेनर। तो एक भी कार्बन अगर साइकिल में सैचुरेटेड दिख गया, इसका मतलब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब ना तो ये एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। दिस विल बी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मगर यहीं पर अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, ये हो गया साइक्लोहेप्टा ट्राइइन कार्बोकेटायन। अब एक बार पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब sp2 हो गया, तो अब तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब हकेल्स रूल तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। सो नाउ दिस विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। ये दो कार्बोकेटायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोप्रोपीन कार्बोकेटायन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइन कार्बोकेटायन। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल, तो इनका फॉर्मेशन जहां भी पॉसिबल होगा हो जाएगा। ये लिख दी, कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है? कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के मल्टीपल में आ गया मतलब एंटी एरोमेटिक। हो गया साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। यहां भी 4 के मल्टीपल में आ रहा है मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था इसको, बट इनफैक्ट दिस इज नॉन एरोमेटिक। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो टब शेप का आता है, टब शेप्ड स्ट्रक्चर। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन
दैट इज दिस इज नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर मतलब भी हो गया कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। समझ गए? फास्ट तो नहीं है किसी का? नहीं, अभी फास्ट का सीज़न आ जाता है, तो बच्चों के लिए फास्ट रखना सही नहीं है, वो भी जिनको एग्ज़ाम्स देना है। आपके लिए सबसे बड़ा पूजा क्या है? पढ़ाई। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर of carbocations, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? टर्शरी में कौन सा? अब बोलिए, जोर से बोलेंगे तब सुनाई देगा मुझे। 3 डिग्री तो होता है, 3 डिग्री में कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? सबसे स्टेबल होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच्ड विथ 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाता है, और ऑर्बिटल ओवरलैप सबसे ज्यादा होता है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप का। सो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज साइक्लोप्रोपाइल। तो ये हो गया ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या याद रखना है? साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस आर मोस्ट स्टेबल। इसके बाद आता है एरोमेटिक कार्बोकैटायंस, और एरोमेटिक में आपने देखा दो, एक तो साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइन कार्बोकैटायन। अब इसके बाद आ जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विथ 3 बेंजीन रिंग, टर्शरी बेंजाइल। तीनों बेंजीन रिंग का रेजोनेंस होगा यहां पे। देन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विथ 2 बेंजीन रिंग्स, then positively charged carbon with 1 benzene ring, that is benzyl. Then we have allyl. ये हो गया allyl कार्बोकैटायन, ये हो गया बेंजाइल। यहां तक स्टेबिलिटी किसके कारण से है? ड्यू टू रेजोनेंस। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर हम लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। So this is general stability order of carbocations। मतलब जनरल टर्म्स में आप क्या याद रखिए? सबसे पहले साइक्लोप्रोपाइल, देन एरोमेटिक, देन बेंजाइल एलाइल, और उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी।
समझ गए? चलिए आप बताइए बच्चे, मैं अगर इस तरीके से लिख दूं यहां पर, ये जो हाइड्रोजन है ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा या H माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा? यहां पर हमें क्या चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। तो इसके लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर निकलना पड़ेगा और हाइड्रोजन को H माइनस के फॉर्म में बाहर निकलना पड़ेगा। H माइनस बाहर निकल रहा है मतलब बेस की तरह काम कर रहा है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? एसिड के साथ। तो H प्लस के साथ अगर रिएक्शन कर दिए तो H प्लस और H माइनस मिलकर H2 बाहर निकल जाएगा। समझ गए? तो यही छोटा छोटा चीज़ है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT एडवांस्ड वगैरह में आते हैं। तो सब कुछ बेस्ड यहाँ पर किस पर है? एरोमेटिसिटी पर या स्टेबिलिटी पर? नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। Free radical, this is created by homolytic bond fission. जैसे हम यहां पर एक लिख दें मिथाइल फ्री रेडिकल। यहां पे भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और दिस इज ऑल्सो प्लेनर। फ्री रेडिकल क्या होंगे? कार्बन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, या इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए उतना ही है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या है यहां पे? कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। हर बॉन्ड के अंदर में कितना है? 2। तो 2, 4, 6 और 1 7। स्टेबिलिटी के लिए चाहिए था 8। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या रिच हुआ? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ मतलब इलेक्ट्रोफाइल हुआ या न्यूक्लियोफाइल हुआ? इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगा या नफरत होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल्स। फ्री रेडिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब इनको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जैसे कार्बोकैटायंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वैसे ही फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा था तो इसको भी करेगा। सो फ्री रेडिकल्स विल फॉलो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस। फ्री रेडिकल्स फॉलो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस। मतलब यहां भी सबसे स्टेबल टर्शरी होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। कार्बन एनायन, कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। यहां पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो आ जाएगा -1। दिस इज क्रिएटेड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन।
लोन पेयर है मतलब दिस विल फंक्शन एज लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम इज 4 और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 मतलब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो गया, शेप क्या होगा इसका? बिल्कुल वैसा ही नहीं है। जब भी एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर आता है तो शेप कैसा बनता है ये? इसको तो देखते नहीं है लोन पेयर को, यही शेप बना पिरामिडल। पिरामिडल। अब कार्बन एनायन के अनस्टेबल होने का कारण क्या है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गया तो क्या होगा? ये तो पहले ही यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ज्यादा आ गया तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिस्टेबलाइज एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज कार्बन एनायंस। लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइजेस and electron withdrawing groups stabilizes यहां पर अगर हम जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लें एक कार्बन एनायन हम लिख लें यहां पे, साइक्लोपेंटा डाइईन एनायन। साइक्लोपेंटाडाइन एनायन। सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का है, एलाइलिक पोजीशन पर जो एटम है उसके पास लोन पेयर है। एलाइलिक पोजीशन वाले एटम पर लोन पेयर आ गया मतलब रेजोनेंस होता है। लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन है। यहां पे क्या होगा? यहां पे लोन पेयर्स विल गेट कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड एंड नेक्स्ट पाई बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू लोन पेयर्स। तो यहां पर रेजोनेंस में क्या होगा? जो लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। वैसे ही यहां पर भी है, एलाइलिक पोजीशन पे लोन पेयर है मतलब लोन पेयर्स को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना है और लोन पेयर्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होना है। whenever lone pairs are present in conjugation with pi bond, then lone pairs is also to be included under pi electrons। यहां पर लोन पेयर्स भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं तो लोन पेयर्स को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, अब देखिए एक बार रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। हॉकेल्स रूल अप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है? 2 2 4 और 2 6। लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में इंक्लूड करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 आ गया मतलब एरोमेटिक। सो साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कार्बन एनायन। तो एरोमेटिक कार्बन एनायन के केस में एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, साइक्लोपेंटाडाइन, और एरोमेटिक कार्बोकैटायंस में 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं,
cyclopropene carbocation and cycloheptatriene carbocation. अब कार्बन एनायंस का अगर हम जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लें, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहां पर सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज कार्बन अटैच्ड विथ 3 बेंजीन रिंग, टर्शरी बेंजाइलिक, देन सेकेंडरी बेंजाइलिक, देन प्राइमरी बेंजाइलिक, देन एलाइल. अब यहां से लेकर के यहां तक जो ऑर्डर है, यही ऑर्डर कार्बोकैटायंस में भी था, यही ऑर्डर फ्री रेडिकल्स में भी था. क्यों? क्योंकि जैसे वहां पे रेजोनेंस हो रहा था वैसे यहां भी रेजोनेंस हो रहा है. तो जहां पे रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आ रहा था, वो ऑर्डर कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स या कार्बन आयन तीनों जगह पर सेम होगा. तीनों जगह पर पे ही रेजोनेंस हो रहा है. मगर इसके बाद कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल में क्या लिखते हैं हम? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. यहां पर अगर हम लिख दें ये हो गया टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज. तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स आएंगे उतना ज्यादा अनस्टेबल हो. तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहां पर प्राइमरी. तो इसके बाद आ जाएगा यहां पर प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. समझ गए? हम लिख दें यहां पर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस एंड CH3 CH2 माइनस. इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अभी हमने देखा था जितना ज्यादा बॉन्ड्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नेगेटिव चार्ज उस पर उतना ज्यादा स्टेबल होगा. तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? ट्रिपल बॉन्ड पे. सबसे कम स्टेबल किस पे होगा? सिंगल बॉन्ड पे. तो यह आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर. कितने बच्चों को ऐप एक्सेस मिल चुका है? आ रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स उस पर? उससे कुछ फायदा हो रहा है? रिकॉर्डेड लेक्चर से क्या फायदा होता है? नहीं, मान लो किसी का क्लास छूट गया तो फायदा होगा उससे? क्लास वाली बात हो जाएगी? मेरे ख्याल से तो जो क्लास में होता है वो और कहीं नहीं हो सकता. हाँ, तब तो मजबूरी है, मगर ये सोच के एब्सेंट नहीं होना है, कोई नहीं, मिल ही जाएगा. क्योंकि क्लास वाली बात कहीं और नहीं हो सकता. यहाँ पे टीचर को आपका आँख, आई टू आई कांटेक्ट जो होता है ना, उससे बिल्कुल सब एक्सरे है एक तरीके से. टीचर्स का जो आई होता है वो एक्सरे है, वो बस सब पता चल जाता है देख करके ही, किसको क्या समझ में आया, किसको नहीं आया. नहीं नहीं, आपको आ गया.
इंटरमीडिएट्स में दो और इंटरमीडिएट्स हैं जिससे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, मगर फिर भी हम लोग देख लें यहां पर। कार्बीन्स, लिख लीजिए इसमें। when carbon is attached with two monovalent group, when carbon is attached with two monovalent groups and contains a lone pair of electron, when carbon is attached with two monovalent group and contain a lone pair of electron, then these species are known as carbenes, or then the intermediates are known as carbenes. कार्बीन ये दो तरीके का होता है। यहां पर अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें, कार्बीन्स का पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लें। जैसे हम लिख लिए डाई एल्काइल कार्बीन, वैसे ही हम लिख लें डाईक्लोरो कार्बीन, डाईक्लोरो कार्बीन, ये हो गया डाई एल्काइल कार्बीन। ऐसे ही हम लिख सकते थे यहां पर मिथिलीन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसको निकालने का फॉर्मूला 2s+1, whereas सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स, एस क्या है? सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स। जैसे यहाँ पे सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स कितना आ गया, इसका कितना होगा? बस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं, +½ और इसका -½ दोनों को ऐड कर दिए, क्या आ गया? 0। +½ -½ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो s का वैल्यू 0 आ गया, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां पर कितना आ गया? 1। जहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आता है इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन। यहां पर s का वैल्यू कितना आएगा? +½ दोनों को ऐड कर दिए, 1। s का वैल्यू 1 आ गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया? 3। जहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। तो कार्बीन दो तरीके का होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही ऑर्बिटल में है, और यहां पर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा कहां पे लगेगा? जब एक ही जगह पे है या जब अलग अलग जगह पे है? जब एक ही जगह पे है, यहां पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होगा और यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स ज्यादा होंगे, और जहां पे रिपल्सन्स ज्यादा होगा मतलब वो कम स्टेबल होगा,
तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ट्रिपलेट कार्बिन. ट्रिपलेट कार्बिन, दिस इज मोर स्टेबल. Which is the intermediate which participates in Riemann-Tiemann reaction? CCl2, dichlorocarbene. Dichlorocarbene. This is intermediate of Riemann-Tiemann reaction. ठीक है, लास्ट इंटरमीडिएट पर आ जाए हम लोग. नाइट्रीन. When nitrogen is attached, with a monovalent group, when nitrogen is attached with a monovalent group and contain two lone pairs, then the intermediates are known as nitrene. अब जैसे यहां पर भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, नाइट्रोजन अटैच्ड होगा एक वैसे ग्रुप के साथ जिसका वैलेंसी 1 है और नाइट्रोजन के पास होगा 2 लोन पेयर. वैसे ही हम लिख सकते थे. ये सारे एग्जाम्पल होंगे नाइट्रीन के. कोई वैसा नेम रिएक्शन बताइए जिसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट पार्ट. हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन. वेरी गुड. आंसर मिलने लगता है तो एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है. फिर हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन. सो दिस इज द इंटरमीडिएट विच पार्टिसिपेट्स in Hofmann's bromamide reaction. याद है बच्चे ये रिएक्शन क्या होता है इसमें? किसका रिएक्शन कराते हैं? Amides. This is treated to bromine in presence of KOH. ये हट जाता है, वी गेट प्राइमरी अमीन. 1 डिग्री अमीन बनता है. तो यहां पर 1 डिग्री एमाइड से हम बनाते हैं 1 डिग्री एमीन. वैसे बेंजामाइड, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एमाइड. तो ये भी रिएक्शन देगा. का भी रिएक्शन करा दे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH. तो ये दे देगा एनिलीन. ये रिएक्शन जिस इंटरमीडिएट के थ्रू होता है दैट इज नाइट्रीन.
आईटी मेंस का फॉर्म भरा है कुछ बच्चों ने यहाँ पे? नहीं भरा आपने? वेरी गुड। मैं अपने जो नीट वाले बच्चे हैं उनसे आईटी मेंस का फॉर्म जरूर भरवाता हूँ। उसका दो बहुत मेजर फायदा होता है। एक तो उसी बहाने एक बार पढ़ाई हो जाती है, और दूसरा जो गलती आप वहाँ पे कर देते हैं, जो सिली मिस्टेक्स वहाँ हो जाएंगे, वो रिपीट नहीं होंगे नीट में। कुछ डीप नहीं है। अभी नीट वाले बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, पूछिए उनसे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। अब उसमें वैसे बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे जिनका 99 परसेंटाइल आया है। मैथ्स टच ही नहीं किया उन्होंने, बस फिजिक्स केमिस्ट्री किया, 99 परसेंटाइल। और इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको आपको खोजने से भी 99 परसेंटाइल बहुत मुश्किल से मिलेगा सेंटर पे। ज़्यादातर नेट वाले ही हैं। नीट वाले बच्चे सिंसियर होते हैं थोड़े, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक से कर लेते हैं। उनको पता है कि मैथ्स तो करना ही नहीं है, मैथ्स आता ही नहीं है, तो उनको कन्फ्यूज़न नहीं है, तो पूरा टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगा दिया उन्होंने। इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको भी मैथ्स नहीं आता, मगर उनको कन्फ्यूज़न होता है कि मैथ्स आता है, तो यहाँ पर वो दिक्कत हो जाती है, नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। समझ गए? तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पहले तो और टफ होता था और बहुत ही कम सीट्स थे मेडिकल में, तो किसी कारण से वो डॉक्टर नहीं बन पाए, मगर आज की डेट में बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरिंग में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर मैथ्स एज सब्जेक्ट है किसी का तो ज़रूर भरना चाहिए, चाहे आपको 0% इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग लाइन में। थैंक यू। अभी नहीं हुआ है, कितना टाइम बचा? 15 मिनट है ना अभी? चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, टाइम अगर बच रहा है, क्योंकि आपको इसका इफेक्ट दिखेगा जब एग्ज़ाम होंगे तब। जो पार्ट बचा हुआ रह जाता है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स का नाम हम बताइए आप। आयुपैक रूल्स के हिसाब से इनका नाम बताना है। चलिए, साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं। कार्बन से स्टार्ट होने वाले फंक्शनल ग्रुप्स को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, carbon of the functional group is also to be included in the principal carbon chain। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको भी हमें इंक्लूड करना है इन दी प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो पहले केस में अगर हम देखें तो ये हो गया प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेन नाइट्राइल। वैसे ये क्या हो गया? इथेनॉल। ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। ठीक है।
हम लिख दें यहाँ पर CH2COH, CH2COH। ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट होगा। 4 कार्बन, ब्यूटेन 1,4 डाइयोइक एसिड। हम लिख दें यहाँ पर CH2COH, CH COH, CH2COH। ध्यान से सुनिए यहाँ पर, when more than 2 chain terminating functional groups are present, or when more than 2 those functional groups are present which are starting with carbon, then carbon of the functional group is not to be included in the principal carbon chain। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कब तक इंक्लूड करेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन में? जब तक उसका नंबर 1 है या 2 है। एक बार 2 से ज्यादा हो गया तो फिर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन आ गए? 3। अब देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ चुका है तो उस केस में कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। कार्बन का तो जिक्र रूट वर्ड में ही आ गया है। मगर एक बार कार्बोक्सिलिक का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आया तो उस केस में कार्बोक्सिलिक के लिए हम सफिक्स भी यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। ओइक कब यूज करते हैं? जब कार्बोक्सिलिक का कार्बन रूट वर्ड में आ चुका है और जब कार्बोक्सिलिक का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ चुका है। तो इसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा रूल्स के हिसाब से? अगर आपने रूल्स के हिसाब से बोल दिया बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक में रूट वर्ड क्या आया? बेंज। बेंज मतलब कितने कार्बन का जिक्र किया आपने? 6। तो ये वाले कार्बन का तो जिक्र आया ही नहीं, मतलब ये वाला कार्बन रूट वर्ड का पार्ट नहीं है। तो उस केस में COH के लिए भी क्या लिखना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और आईयूपैक रूल्स के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। Benzoic acid is its common name which has been accepted as IUPAC name। इतना कॉमन हो चुका है उसको IUPAC नेम एक्सेप्ट कर लिया गया है, बट दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। तो IUPAC नेम अगर आपसे पूछेगा तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बताना पड़ेगा। वैसे ही यहां पर एसिड क्लोराइड के लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑयल क्लोराइड। मगर वो भी कब लगेगा? जब कार्बन इंक्लूड हो चुका होगा। यहां पर कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है तो ऐसे केस में एसिड क्लोराइड के लिए सफिक्स लगाते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए, वो तो आपने देख लिया था पॉलीफंक्शनल का, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अगर हैं तो।
प्रायोरिटी ऑर्डर्स। वहां पे जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसको हमें ट्रीट करना है सब्सिट्यूएंट। चलिए अब आज कुछ बातें कर लें हम लोग। बिल्कुल लास्ट आप खड़े हो जाइए बच्चे। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया बताइए, अल्डोल कंडेंसेशन का नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट, नाम बोलिए। आर्यन। और एक आर्यन है क्लास में? आर्यन, आप बताइए मुझे, क्लास 12 से ही पूछ लेते हैं। Why propane cannot be synthesized by Wurtz reaction? Why propane cannot be synthesized by Wurtz reaction? जिसको भी याद है बताइए। Wurtz reaction is not suitable for synthesis of propane. बोलिए अनन्या, क्या आंसर लिखेंगे इसका? Because we get mixture of products having very less difference in boiling point. तो यहाँ पर सिर्फ प्रोपेन नहीं बनेगा, वुड्स रिएक्शन अगर यूज करेंगे तो साथ में इथेन भी मिल जाएगा, ब्यूटेन भी मिल जाएगा। विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। बैठ जाइए। समीर, हवा का झोंका, कोई मूवी था ना एक, समीर हवा का झोंका। हाँ बोलिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना आता है? सॉलिड स्टेट था ही नहीं। चलिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर बता दीजिए क्या होता है, ये तो था सिलेबस में। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई इज इक्वल टू CRT। फॉर्मूला तो सही बता रहे हैं आप। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ स्टीव। स्टीव, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं आप? क्या? अब छोड़ दिया? छोड़ना पड़ा, पेरेंटल प्रेशर। मतलब बहुत पढ़ाई किया आपने। ये नहीं करना है, जो जिस चीज में मन लगता है उसको छोड़ना नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चियाँ भी हैं जो डांस अपना छोड़ करके पढ़ाई में लग जाते हैं। वो 10 मिनट ही कर लीजिए, उससे जो रिलैक्सेशन होगा उससे आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। KMnO4 and K2Cr2O7 are colored because KMnO4 K2Cr2O7 में DD ट्रांजिशन होगा। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है? 25। 25 में से 7 निकल गया, 18, मतलब आर्गन, नोबल गैस। तो डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं। डी में इलेक्ट्रॉन कब से आना चालू होता है? 21st इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ तो 18 ही इलेक्ट्रॉन है। तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो DD ट्रांजिशन कैसे होगा? वाई KMnO4 and K2Cr2O7 आर कलर्ड?
किस ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। बैठ जाइए। रोहान, डबल एन, फ्रॉम विच स्कूल? Zirconium and hafnium have similar atomic radii due to ये तो 12th बोर्ड्स का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, हर ऑल्टरनेटिव तो आ ही जाता है। व्हाट इज lengthenoid contraction and what are its consequences? 12th बोर्ड्स का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है। Zirconium and hafnium have similar atomic radii due to lengthenoid contraction। और किसका किसका होता है कॉमन रेडियाई? 3 पेयर्स याद रखना होता है यहाँ पे, जर्कोनियम, हैफनियम, नायोबियम, टेनाटलम, molybdenum, tungsten. They have similar atomic radii due to lengthenoid contraction। बैठ जाइए। विनायक, स्कूल भी बोलिए साथ साथ में। डीएवी कौन सा? गाजियाबाद। ग्लूकोज डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन चेन बट एग्जिस्ट इन साइक्लिक चेन। कैसे पता चलता है? जिसको भी याद है हाथ उठाइए। ये सब था बोर्ड्स में या हट गया था? तो यही क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाता तो इतना अच्छा लिख के आते हैं आप लोग उसका आंसर, मतलब एग्जाम खत्म हो गया तो अब निकल भी गया। यहाँ पे बहुत कम वैसे बच्चे होंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, जिसको 70 में 60 से कम मार्क्स आएगा। 60 और 70 के बीच में ही रहेगा केमिस्ट्री में। बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्क्स क्या होता है? 90% मार्क्स आया मतलब 90% सब्जेक्ट आता है आपको, उसी का पैरामीटर है ना। बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ, आपको बताइए। हाँ, ये कैसे पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता है, साइक्लिक में एग्जिस्ट करता हो? हाँ, कौन कौन से? तो 5 OH ग्रुप साइक्लिक फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होगा, स्ट्रेट चेन में नहीं होगा। स्ट्रेट चेन में कितना होगा OH ग्रुप? तो इससे ये कैसे पता चला कि स्ट्रेट चेन में नहीं साइक्लिक में है? तो ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। आप तो ग्लूकोज में क्या क्या है चीज़ें प्रेजेंट होता है, जैसे 6 कार्बन है, 6 कार्बन कैसे है, वो चीज़ का आप आंसर दे रहे हैं मुझे कि ग्लूकोज का रिडक्शन करा दे HI के साथ तो NHN बन गया। तो वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। ग्लूकोज ओपन चेन में नहीं साइक्लिक चेन में एग्जिस्ट करता है, ये कैसे पता चला? ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। और ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, मतलब कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है वहां पे, और फ्री नहीं है इसका मतलब साइकिल में इन्वॉल्व है। NCERT में टेबल बनाया हुआ है। बैठ जाइए।
शांत बच्चे, खड़े हो जाइए आप, बोलिए बोलिए, आपको बस बोलना है जोर से। पहले तो अपना नाम बताइए सबको। आर्या। धारणा, क्या धारणा है आपकी? धारणा की धारणा क्या है, बोलिए। चलिए ये बताइए, धारणा टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है? कीटोन। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, दिस आर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। आप बताना चाह रहे थे, बैठ जाइए। नहीं, आप वो बताइए मुझे, which are the compounds other than aldehydes which gives positive Fellings test? Aromatic aldehydes. Aromatic aldehyde does not give Felling test or do not give Fellings test. Compounds other than aldehydes which gives positive Fellings test. Alpha hydrogen ketones. Alpha hydroxy ketone. Hydroxy ketone. Very good. Alpha hydroxy ketone, for example, fructose. और बस सर ये एनसीईआरटी में एग्जांपल था ये। एनसीईआरटी में दिया है ये? यस सर दिया। तो मेरा नाम अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, बैठ जाइए। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड ऑल्सो फॉर्मिक एसिड दैट गिव्स पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट। अनन्या से तो बातें होते रहती है, आप बताइए बच्चे। सुमेधा। विच स्कूल? देहरादून। यहाँ पे हमारे जो बिजनेस हेड सर हैं, ही इज ऑल्सो फ्रॉम देहरादून। आते जाते रहते हैं वो, कभी घर जाना हो तो चले जाएंगे आप उनके साथ। देहरादून के तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। ये पढ़ाई तो वहाँ की है ना। हाँ, यू आर स्मार्ट। आपसे कौन सा चैप्टर से पूछ ले बताइए? एनी चैप्टर ऑफ 12th बोर्ड्स ऑफ योर चॉइस। मेरी मर्जी। केमेनो4 का लैब प्रिपरेशन कौन से कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं? और केमेनो4 के सिंथेसिस के लिए और क्या है? किसको याद है? हाँ बोलिए बच्चे, लास्ट। पायरोलुसाइट, MnO2। बैठ जाइए। केमेनो4 में या K2Cr2O7 में क्रोमियम का या केमेनो4 में मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन होता है D3S, sp3 नहीं होता। टेट्राहेड्रल तो है, टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या याद होता है हमें? sp3। मगर केमेनो4 और K2Cr2O7 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता, D3S होता है। तो केमेनो4 K2Cr2O7 में सब उल्टा है। यहाँ पर कलर dd ट्रांजिशन के कारण नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, D3S है। तो लास्ट 15 मिनट्स जो है वो मैं इसी के लिए रखता हूँ, फॉर रैपिड फायर राउंड। अब इसमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, तो कुछ चीज़ों को आपको रट के रखना है। अब एक बार सुन लिया ये सब तो याद रहेगा। आर्यन बताइए आप। सर आर्यन जेके एकेडमी मेरठ। मेरठ।
इस संडे को मेरठ में एक्टिविटी है, हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। आपको भी ले लेंगे। आप टेस्ट दीजिएगा यहाँ पे। आप बताइए, एक रिएक्शन का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 30 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज? 30 to 60 डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ा दिए। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज? डबल। 30 से 60 में डबल हो जाएगा। अगली क्लास से एक डंडा भी रखना है यहाँ पे। हर 10 डिग्री पे क्या होता है? डबल। तो 30 से 40 में क्या होगा? डबल। फिर 40 से 50 में डबल का डबल क्या हुआ? 4 टाइम्स। फिर 50 से 60, 4 का डबल क्या हुआ? 8। तो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। हर 10 डिग्री पे क्या होना है? बस डबल होते जाना है, ठीक है। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बहुत बढ़िया। ऐसा क्रांतिकारी आंसर मत दीजिए आप लोग। हाँ बोलिए। हाँ, टाइम इनवर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आप बताइए, क्या टाइम हो गया? हो गया? हाँ, लास्ट आप बताइए दीजिए। What will be relationship between half life and initial concentration for zero order reaction? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला बताइए फॉर जीरो ऑर्डर। C0/2K। तो क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।